मोल कॉन्सेप्ट में रिएक्शंस हमारा चल रहा था बच्चों। और उसमें हमने देखा था कि कोई भी रिएक्टेंट दिया रहा है तो उसे तुम प्रोडक्ट निकाल लोगे, कोई भी प्रोडक्ट दिया रहा है तो वो कितने रिएक्टेंट से बना है ये भी तुम निकाल लोगे। ठीक है, मोल से मोल पे जाना हमें आ गया था। परसेंटेज प्योरिटी का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया था, परसेंटेज एल्ड का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया था। आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, देखो। अब तक तुम देखते थे कि किसी भी रिएक्शन में कोई एक रिएक्टेंट दिया हुआ रहता था और उससे तुम बाकियों को निकालते थे। चाहे एक रिएक्टेंट दिया रहता था और साथ में अगर एक और रिएक्टेंट है तो उस रिएक्टेंट के करेस्पॉन्डिंग कितना रिएक्टेंट हमको दूसरा वाला लेना पड़ेगा वो हम निकालते थे, है ना। आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, तो इसको सिंपल शब्दों में बताते हैं। पुराना एग्जाम्पल ही लेकर, मान लो तुमको खिचड़ी बनाना है तो चावल और दाल लोगे, लेकिन चावल तुम्हारे पास 1 ड्राम भरा हुआ है और दाल तुम्हारे पास 50 ग्राम है, मात्र 50 ग्राम है। और तुमसे पूछा गया कि तुम कितने आदमी का खिचड़ी बना सकते हो, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? तुम देखोगे 1 ड्राम को और बोलोगे कि 100 आदमी का बना देंगे। या फिर यहाँ पे दाल का मात्रा डिसाइड करेगा कि कितने आदमी के लिए बनने वाला है। तुम्हारा आंसर होगा दाल का मात्रा डिसाइड करेगा, क्योंकि दाल का मात्रा कम है ना। दाल का मात्रा बहुत ही कम है। अगर तुम सारा चावल को इस्तेमाल करते हो खिचड़ी बनाने के लिए तो उतने चावल के करेस्पॉन्डिंग तुम्हारे पास दाल ही नहीं है। कहने का मतलब यहाँ खिचड़ी का बनना चावल के मात्रा पे नहीं, दाल के मात्रा पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ जो दाल होता है उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि रिएक्शन इसके द्वारा लिमिटेड है। और जो चावल है उसे हम बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट, कि वो जरूरत से ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, तो ये हल्का तुमको इसका कॉन्सेप्ट आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करते हैं। तो देखो ये सवाल इसमें कर रहा है, कैलकुलेट मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ 7 मोल्स ऑफ H2 एंड 8 मोल्स ऑफ O2। कह रहा है कि 7 मोल हाइड्रोजन, पहले तो रिएक्शन लिख लो। तो H2 और O2 का रिएक्शन से तुम्हें पता है कि H2O बनता है। बैलेंस कैसे होगा? यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। आसान रिएक्शन है, पहले बैलेंस किया हम लोग। अब इसमें दिक्कत क्या है, अगर मान लो तुमको केवल हाइड्रोजन दिया रहता और बोलता है कि बताओ कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो तुम आराम से निकाल देते, 1/2 गुना 7 कर देते, 3.5 मोल। अगर तुमसे बोलता है कि इस H2 से कितना पानी बनेगा ये बताओ, तो ये भी तुम बताए थे। लेकिन दिक्कत यहां पे क्या है कि हाइड्रोजन तो तुमको दिया ही है, साथ साथ ऑक्सीजन का भी तुम्हें 8 मोल दिया हुआ है और वाटर उस समय नहीं है। अब कोई बच्चा, अब तक जो तुम क्लास किए हो, मान लो कि तुमको इसका कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है और तुमको यह सवाल दिया गया, तो एक बच्चा क्या करेगा कि सर 8 मोल ऑक्सीजन है तो हम इससे पानी बना रहे हैं, तो क्या बनाओगे? 2/1 इंटू 8, और वो बोलेगा कि 16 मोल पानी बनेगा। लेकिन दूसरा बच्चा बोलता है कि ना, ऑक्सीजन से नहीं बनाएंगे, हम तो हाइड्रोजन से बनाएंगे। तो हाइड्रोजन से अगर बनाओगे तो कितना आ रहा है? 2 हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 2 इंटू हाइड्रोजन का मोल कितना है? 7। ये आ गया 7 मोल के बराबर। अब जाहिर सी बात है कि दोनों तो बनेगा नहीं, या तो पानी का 16 मोल बनेगा या तो 7 मोल बनेगा। दोनों में से कोई एक बच्चा गलत कर रहा है, एक बच्चा सही कर रहा है। लेकिन दोनों में से किसी को नहीं पता है कि किस तरीके से करना सही है और किस तरीके से करना गलत है। ठीक है, तो देखो एक चीज समझो। अगर मान लो कि 7 मोल, सपोज करो 7 मोल हाइड्रोजन वाले बच्चे की बात करें, तो 7 मोल हाइड्रोजन से तुम्हारा H2O 7 मोल बन रहा है। 7 मोल हाइड्रोजन से H2O 7 मोल बन रहा है, लेकिन साथ में ऑक्सीजन भी तो इस्तेमाल हुआ होगा। तो हम अगर तुमसे ये पूछे कि ये जो 7 मोल है इसके करेस्पॉन्डिंग ऑक्सीजन कितना इस्तेमाल हुआ ये बताओ, तो इस 7 मोल के करेस्पॉन्डिंग अगर हम O2 का मात्रा निकालें तो देखो तो कितना आ रहा है? O2 का कोफिशिएंट 1 डिवाइडेड बाई H2 का कोफिशिएंट 2 इंटू 7, यानी कि कितना आ गया? 7/2, यानी आ गया 3.5 मोल आ गया। और O2 लिए कितना है? 8 मोल। ठीक है, तो अगर 7 मोल वाला बच्चा अपना रिएक्शन अच्छे से कराता है तो उसको ऑक्सीजन के 3.5 मोल का जरूरत होगा, और ऑक्सीजन 8 मोल है, यानी उसको जितना ऑक्सीजन का नीड है उतना उसके पास है। लेकिन बच्चे, ये 7 मोल पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा जैसे ही वो ऑक्सीजन के 3.5 मोल से रिएक्शन करेगा। ये 7 मोल को पानी बनाने के लिए 3.5 मोल ऑक्सीजन का जरूरत है, लेकिन ऑक्सीजन उससे ज्यादा मात्रा में है। तो जैसे ही 3.5 मोल से ये रिएक्शन करेगा हमारा हाइड्रोजन, उसके बाद का जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को रिएक्शन करने के लिए हाइड्रोजन तो अब बचेगा ही नहीं, क्योंकि सातों का 7 मोल तो खत्म हो गया 3.5 मोल से रिएक्शन करके। कहने का मतलब जैसे ही ऑक्सीजन का 3.5वां मोल खत्म होगा, जिस क्षण ऑक्सीजन का 3.5वां मोल खत्म होगा, हमारा हाइड्रोजन पूरी तरह से खत्म होकर 0 हो जाएगा। और एक बार कोई एक भी रिएक्टेंट 0 हो गया तो रिएक्शन उसके बाद आगे प्रोसीड नहीं करेगा। रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए
दोनों रिएक्टेंट चाहिए होता है। कहने का मतलब ऑक्सीजन बच गया, तुमसे पूछा जाए कितना बच गया, तो 8 में से 3.5 घटा दो, 4.5 मोल बचेगा। और हाइड्रोजन खत्म हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है और हमारा जो ऑक्सीजन है वो हमारा एक्सेस रिएजेंट है। क्लियर हो गया? ठीक है। तुम बोलोगे जरा इसके रेस्पेक्ट में बताइए, तो चलो इसके रेस्पेक्ट में देखते हैं। अगर तुम बोलोगे कि 8 मोल से पानी बना रहे हैं, अगर तुम बोलोगे 8 मोल से पानी बना रहे हैं, तो एक बात बताओ, इस 8 मोल के करेस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन कितना चाहिए होगा? तो निकालो तो 2/1 इंटू 8, 16 मोल चाहिए होगा। क्या हाइड्रोजन है तुम्हारे पास 16 मोल? तुम्हारे पास तो 7 ही मोल है। ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म होकर पानी तभी बनाएगा जब इसको रिक्वायर्ड मात्रा में हाइड्रोजन मिल जाए। और 8 मोल ऑक्सीजन को 16 मोल हाइड्रोजन चाहिए होता है, लेकिन 16 मोल तो है नहीं। इसका मतलब कि ये कभी भी पूरी तरह से खत्म होने वाला नहीं है। और जब हम इसके सहारे निकाले थे तो भी यही आया था। हमने क्या देखा था कि इसका 4.5 मोल बच जाता है। कहने का मतलब 8 मोल से H2O बनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि 8 मोल पूरा खत्म ही नहीं हो रहा है। हाँ, अगर हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और ये ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो जाता है, तब ये हमारा सही होता है। लेकिन फिलहाल ऑक्सीजन यहाँ पे पूरी तरह से रिएक्शन नहीं कर पा रहा है हाइड्रोजन के कमी की वजह से। और हाइड्रोजन क्योंकि कम है, इसलिए जैसे ही हाइड्रोजन पूरी तरह से खत्म होकर 7 मोल बनाएगा, रिएक्शन वहीं पे रुक जाएगा, उसके आगे प्रोसीड नहीं करेगा। तुम्हारा सही आंसर 16 नहीं होगा बल्कि 7 होगा। आ गए हम लोग आंसर तक। लेकिन बहुत ज्यादा काम किए, बहुत ज्यादा चीज हम इसमें एक्सप्लेन किए। अब हर सवाल में जहां पे ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर H2O था, आसान रिएक्शन था, तो हर रिएक्शन में ऐसे नहीं करते हैं। हमारे पास एक तरीका होता है तुरंत में ये पता करने का कि कौन सा रिएक्टेंट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और कौन सा रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन में पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, यानी कि एक्सेस मात्रा में बचा रहेगा। ठीक है, तो पहले हम सीखेंगे कि किस प्रकार से उसे पता किया जाता है। उसके बाद बच्चे वापस हम इसी सवाल में आएंगे, और उस तरीके से इसको निकाल के देखेंगे और ये चेक करेंगे कि आसानी से सॉल्व होता है या फिर यही तरीका हमारा ज्यादा आसान है। ठीक है, तो इसको अभी नोट नहीं करना है, ये सारा का सारा अभी समझाने के लिए इस्तेमाल किया है। ठीक है, इसके बाद से हमारा मेन क्लास शुरू होता है। ठीक है, इसको नोट नहीं करना है, बढ़ रहे हैं आगे हम। चलो हेडिंग दो, सबसे पहले हेडिंग दो लिमिटिंग रिएजेंट। लिखो लिमिटिंग रिएजेंट। क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट? किसे बोले लिमिटिंग रिएजेंट? तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा वो रिएक्टेंट होता है जो प्रोडक्ट बनाने के क्रम में पूरी तरह से रिएक्शन में खत्म हो जाता है। ठीक है, पहले खत्म होता है नहीं, पहले बात जैसी कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले एक खत्म हुआ दूसरा वाला बाद में खत्म होगा, दूसरा वाला तो खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही पहला वाला खत्म हुआ रिएक्शन वहीं पर रुक जाएगा, और रुक जाएगा तो जो दूसरा वाला है वो बाद में खत्म नहीं होता, वो सारा का सारा बचा रहता है। ठीक है, तो दो रिएक्टेंट है, एक जरूरत से ज्यादा मात्रा में नहीं, जरूरत से ज्यादा मात्रा में। जरूरत से ज्यादा क्यों बोल रहे हैं? वही पुराना एग्जांपल, तुम्हारे पास चावल था उतना सारा, दाल था 50 ग्राम, और सपोज करो नमक तुम्हारे पास 40 ग्राम है। ठीक है, नमक तुम्हारे पास 40 ग्राम है, तो यहां पे नमक सबसे कम है, चावल सबसे ज्यादा, दाल जो है 50 ग्राम और नमक सबसे कम 40 ग्राम। इसका मतलब क्या? जो खिचड़ी बनेगा वो नमक के हिसाब से बनेगा। सारा नमक डाल दोगे तो ना, नमक भले ही 40 ग्राम है लेकिन वो जरूरत से ज्यादा है। 50 ग्राम दाल लोगे तुम, चावल जो है वो 200 ग्राम लोगे, 300 ग्राम लोगे, और उसमें नमक तो तुम चुटकी भर लोगे, उसी में तुम्हारा काम हो जाएगा। कहने का मतलब नमक यहाँ तीनों में सबसे कम है, लेकिन वो जरूरत से कम नहीं है, वो जरूरत से ज्यादा है। ठीक है, तो रिएक्शन जब हम कराते हैं तो रिएक्टेंट जो कम है वो खत्म नहीं होता है, वह रिएक्टेंट खत्म होता है जो जरूरत से कम है। तो ये सारी की सारी समझाने वाली बातें, कुछ बातें आपके समझ में आ रही होंगी, कुछ बातें आपकी समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन जब हम पूरा का पूरा ये डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम सवाल देखेंगे तो सब कुछ तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल लिमिटिंग रिएजेंट हेडिंग दे लिए। किसे बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट? वह रिएक्टेंट जो किसी भी रिएक्शन में पूरी तरह से खत्म हो जाए उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिखो इसका डेफिनेशन लिखो, रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड, है ना, रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड कंप्लीटली in a chemical reaction is called limiting
रिएजेंट, है ना। किसी भी रिएक्शन में वह रिएक्टेंट जो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है ना, उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरा क्या लिखोगे? दूसरा लिखोगे एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट किसे बोलेंगे? एक्सेस रिएजेंट। सिंपल है, जो रिएक्टेंट पूरी तरह से खत्म नहीं होता है उसे हम बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। लिखो रिएक्टेंट which do not consume completely in a reaction is called excess reagent। ठीक है, नोट कर लो इतना। अगला हेडिंग दो बच्चों, स्टेप्स टू डिटरमाइन लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था कि रिएक्शन में अगर दोनों रिएक्टेंट का मात्रा दे दिया तो बहुत मुश्किल हो जाता है प्रोडक्ट को बनाना। तो क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा तरीका लिख ले जिससे बहुत ही आराम से निकल जाए, है ना। तो सबसे पहले क्या करो, वही स्टेप तुमको बताने जा रहे हैं, एकदम अच्छे समझना इसको। सबसे पहले क्या करो, रिएक्शन को बैलेंस करो। बैलेंस करना तो जरूरी है, तभी प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला लाइन लिख रहे हैं हम, बैलेंस दी केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लो, फिर क्या करा जाए, मोल निकालोगे, क्योंकि रिएक्शन में एक जगह से दूसरे जगह हम मोल में जाते हैं। तो सेकेंड स्टेप क्या होगा, कैलकुलेट मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट। जो भी रिएक्टेंट आपको दिया हुआ है उसका मोल आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि उन्हीं में से कोई एक लिमिटिंग होगा और कोई एक्सेस होगा। चाहे सारा का सारा लिमिटिंग होगा। सारा लिमिटिंग कब होगा, जब सारा रिएक्टेंट एक साथ खत्म हो जाए, यानी कि सारा का सारा परफेक्ट रेशियो में हो, है ना। जितना चावल है उसी के हिसाब से दाल हो, चाहे जितना दाल है उसी के हिसाब से चावल हो। ठीक है, कैलकुलेट मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट। अब देखो बच्चों, अभी जो हम सवाल उठाए थे क्या था, 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2O। और क्या दिया गया था, हाइड्रोजन दिए थे आप लोगों को 7 मोल और ये दिए थे 8 मोल। H2O कितना था, 0 था उस समय। देखिए समझा देते हैं इसमें कैसे लिमिटिंग निकाला जाता है, बहुत आसान है। सबसे पहले रिएक्शन को हमने बैलेंस किया, बैलेंस हो गया रिएक्शन। उसके बाद मोल हमें डायरेक्ट दिया हुआ था, निकालने की नौबत नहीं आई। फिर क्या करो, ये तो नॉर्मल स्टेप है, पहले भी क्या करते थे। कहने का मतलब लिमिटिंग को निकालने का मात्र एक स्टेप है, एकदम एक स्टेप है, बहुत ही आसान स्टेप है। क्या वो स्टेप, जो भी मोल आया रिएक्टेंट का, जो भी मोल आया उस मोल में, मोल को नहीं, मोल में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। रीजन, हमारा रिएक्टेंट तो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में ही रिएक्टेंट करे, सॉरी, हमारा जो रिएक्टेंट है वो तो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में ही रिएक्शन करेगा। तो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में अगर रिएक्शन करेगा तो हम लोग अगर रिएक्टेंट में स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो से डिवाइड कर देते हैं तो हम रिएक्टेंट के मात्रा को स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के इंटरवल में तोड़ दिए। उससे हमें यह पता चलता है कि कौन सा कंपाउंड जरूरत से ज़्यादा मात्रा में है, कौन सा जरूरत से कम मात्रा में है। ठीक है, तो पहले तरीका सीख लो, बाद में हम लोग उस पर रिसर्च करते रहेंगे, उसको अच्छे से समझते रहेंगे। ठीक है, तो क्या बोले तुमको, ये दोनों तो कॉमन डिफॉल्ट पॉइंट है ना। पहले रिएक्शन को बैलेंस करो, उसके बाद सबका मोल निकाल लो। फिर क्या बोल रहे हैं, मात्र एक पॉइंट, जो भी मोल आया उस मोल में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद जो सबसे छोटा होगा, जो भी मोल आया उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, जैसे लिमिटिंग रिएजेंट पता चला उसके हिसाब से प्रोडक्ट को बना दो। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो उसी कंपाउंड के द्वारा बनेगा, है ना, जो पूरी तरह से खत्म हो गया है। जो पूरा खत्म ही नहीं हुआ वो तो पूरी तरह से प्रोडक्ट में गया ही नहीं, तो तुम उसके टोटल मोल के हिसाब से प्रोडक्ट बनाओगे तो ऐसे गलत हो जाएगा। तो हमेशा प्रोडक्ट जो बनता है वो लिमिटिंग के हिसाब से बनता है। ठीक है, तो क्या सिखाया हम तुमको, हम क्या बोले कि मोल निकल गया, बैलेंस हो गया, फिर जो मोल आया उसको कोफिशिएंट से भाग दो। तो 7 मोल है, 7 को 2 से भाग दो अलग से, यहां पे नहीं, है ना। ये हमारा कैलकुलेशन का एरिया है। ये जो हम कर रहे हैं ये बस पता कर रहे हैं कि कौन लिमिटिंग होगा। एक बार पता चल गया लिमिटिंग कौन है, फिर हमें इस कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जो मोल आया उसको कोफिशिएंट से डिवाइड करो। 7 को 2 से डिवाइड किए, कितना आ गया 3.5, और 8 को 1 से डिवाइड किए तो ये 8 आया। दोनों में कौन छोटा है बच्चों, 3.5 छोटा है, यानी कि हमारा H2 जो है ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट
और जो ऑक्सीजन है वो एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट किसके हिसाब से बनेगा? लिमिटिंग के हिसाब से। जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो रिएक्शन में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फाइनली पूरा खत्म हो गया। प्रोडक्ट बना दो इसके हिसाब से 2/2 इंटू क्या, इंटू 7, यानी कि 7 मोल आ गया। ठीक है, ये बच जाएगा। कितना बचेगा? कितना ये बचेगा? तो जितना लिए हो चावल कितना बचेगा? 1 ड्रम चावल था, बताओ कितना बचेगा? तो जितना चावल बनने में इस्तेमाल हो गया, खिचड़ी बनने में, टोटल में से उसको माइनस कर दो, बचा हुआ आ जाएगा। तो यहां भी हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। किस में से? टोटल में से। किसको? जो रिएक्शन में चला गया। कितना रिएक्शन में गया? जो हाइड्रोजन से रिएक्शन किया होगा। कितना हाइड्रोजन से रिएक्शन किया होगा? तो 2 मोल करता है 1 मोल से, तो 7 मोल करेगा 3.5 मोल से। चाहे जो सीखा है उससे करो। O2 का कोफिशिएंट कितना? 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या, 7, 8 माइनस 3.5 बराबर 4.5। क्या यही चीज वहां भी आया था? और देखो कितना साफ सुथरा आराम से निकल के चला आया। केवल एक लाइन के बेसिस पे। कौन सा? जो भी मोल आए उसको कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा। खत्म हो गया ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसी को हम चाहें तो खींच खींच के कॉम्प्लेक्स कर देंगे, है ना। सवाल तुमको बहुत बेवकूफ बनाना चाहेगा, लेकिन बेवकूफ मत बनना। मात्र एक कॉन्सेप्ट है, जो भी मोल है उसको कोफिशिएंट से डिवाइड करो, सबके मोल को। जो सबसे छोटा होगा वही हमारा लिमिटिंग होगा, उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। और जो बाकी रिएक्टेंट है वो सब एक्सेस होगा, वो बच जाएगा रिएक्शन में। ठीक है, कितना बचेगा? तो जितना लिए थे उसमें से वो हिस्सा माइनस कर दो जिससे लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन कर गया है। और कितने से रिएक्शन किया है ये निकालना तो पिछले क्लास में ही सिखा चुके हैं हम, है ना। एक से दूसरे का मोल निकालना तो आता ही है। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखा जाए? तीसरा पॉइंट बताओ। तीसरा पॉइंट क्या लिखा जाए? क्या बोले? मोल निकल चुका, उसके बाद डिवाइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट बाई इट्स स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, जो भी मोल आया उस मोल को डिवाइड कर दो प्रत्येक रिएक्टेंट के स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। ठीक है, नंबर 4 मिनिमम वैल्यू चाहे स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू कैलकुलेटेड इन स्टेप 3 will give limiting reagent। ठीक है, जो सबसे छोटा वैल्यू हमने कैलकुलेट किया स्टेप 3 में, उससे हमें लिमिटिंग रिएजेंट मिल जाएगा। और क्या सीखा? प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। प्रोडक्ट जो बनता है वो लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे बनता है। ठीक है, तो याद हो गया बच्चों। रिएक्शन बैलेंस करो, सारे रिएक्टेंट का मोल निकालो। एक बार मोल निकल गया कोफिशिएंट से डिवाइड करो, जो सबसे छोटा होगा वही लिमिटिंग होगा, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बना लो। खत्म हो गया, नोट कर लो। चलो सीख लिए बच्चों लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट, है ना। अब जरा देखा जाए रिएक्शन होता है कि नहीं, ये सवाल होता है कि नहीं। कैलकुलेट मास ऑफ CCl4, बोल रहा है CCl4 का मास बताइए। प्रोड्यूस्ड बाय, कहाँ से मिलता है वो? बाय रिएक्शन ऑफ 144 ग्राम कार्बन एंड 71 ग्राम Cl2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? रिएक्शन पहले लिखो। कार्बन और Cl2 रिएक्शन किया, उसमें बना CCl4। बैलेंस किया जाए, 4 क्लोरीन है, 2 से गुणा कर दिए। फिर क्या बोला गया? मोल निकालो। तो कार्बन कितना दिया? 144 ग्राम। 144 ग्राम मोल अगर निकालोगे तो 144/12 इज इक्वल टू 12 मोल आ गया। क्लोरीन का, क्लोरीन दिया हुआ है 71 ग्राम, लिख दिया हमने 71 ग्राम। कितना मोल हो जाएगा? 71 डिवाइडेड बाई, है ना, 71 ही रहेगा। क्यों? क्लोरीन का 35.5 और 2 क्लोरीन है तो 71, तो ये 1 मोल आया, उसमें 0 होगा। अब क्या सीखा है? लिमिटिंग निकालो। तो लिमिटिंग कैसे निकालना है? क्योंकि दोनों दिया है ना, तो लिमिटिंग निकालेंगे। कैसे निकालना है लिमिटिंग? कोफिशिएंट से भाग देंगे, भाग दो। तो ये 12 है, 12 में 1 से डिवाइड करोगे तो 12 ही रहेगा, और 1 में 2 से डिवाइड करोगे तो हाफ आया। तो ये छोटा है, तो ये हमारा लिमिटिंग हो गया। जैसे ही लिमिटिंग मिला इसको कर दो तुरंत 0। ये 0 हो गया। प्रोडक्ट कितना आएगा? कोफिशिएंट कितना? 1 बाई, किसके बेसिस पे बना है? कार्बन ना,
लिमिटिंग के बेसिस पे, यानी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 इंटू कितना मोल, 1 मोल, 1 से गुना कर दिया हमने, आ गया हाफ मोल। मास अगर निकालोगे इसका, मास बराबर तो हाफ इंटू, है ना, इसका मोलर मास, मोलर मास 2 क्लोरीन का 71, 4 क्लोरीन का कितना हो जाएगा 2, 142, 142 और कार्बन 12, यानी कि 4 हो गया, 5 हो गया, 154, डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 77 ग्राम। आ गया हमारा आंसर, ठीक है, 77 ग्राम आएगा। अब देखो, वैसे तो तुमसे CCl4 ही पूछा, वो निकाल लिया हमने, लेकिन अगर तुमसे पूछता कि बताओ, है ना, अगर तुमसे पूछता कि ऑल्सो कैलकुलेट रिमेनिंग मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट आफ्टर द रिएक्शन, अगर आपसे पूछता कि रिएक्शन के बाद जो हमारा रिएक्टेंट बच गया, बताओ कितना बच गया, तो क्या बताते हैं, कार्बन बचेगा, पहले तो ये बताते हैं कितना बचा, तो जितना था 12 उसमें से माइनस कर दो जो रिएक्शन में चला गया, कितना रिएक्शन में गया, इसका कोफिशिएंट 1 डिवाइडेड बाई क्लोरीन के बेसिस पे बाई 2 इंटू क्लोरीन का मोल कितना 1, यानी 12 माइनस हाफ, इट मीन्स कि 0.5 आ जाएगा 11.5 मोल। तो कार्बन का 11.5 मोल यहाँ पे फालतू था, फिजूल था, वो रिएक्शन में भाग नहीं लिया, चुपचाप पड़ा हुआ है, रिएक्शन के पहले भी रिएक्शन के बाद भी। ठीक है बच्चों, नोट करो, फिर अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल देखा जाए बच्चों, एक काम करो, पॉज करके इस सवाल को पहले करो तुम लोग, और जब भी लिमिटिंग का सवाल करना 2 एरो में करना है, इनिशियल अलग लिखना, फाइनल अलग लिखना, ठीक है। तो पॉज करके इसको करो, फिर आंसर मिलाना। देखो करते हैं, इनिशियली क्या दिया है, बोल रहा है P4 कितना बनेगा 0.1 मोल, ये कंपाउंड दे रखा है 0.1 मोल, SiO2 कितना दिया है 0.36 मोल, और कार्बन दिया है 0.9 मोल। उस समय ये सारा का सारा 0 होगा। बोल रहा है कि रिएक्शन में P4 कितना बनेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिमिटिंग निकालेंगे। तो लिमिटिंग निकाला जाए, इधर निकालते हैं, मोल में 0.1 में कोफिशिएंट से डिवाइड करो, यानी 4 से, 0.1 में 4 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 0.025। उसी प्रकार से यहाँ भी 0.36 में 18 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.02, ठीक है। और ये 0.9 है, 0.9 में अगर आप 30 से डिवाइड करोगे, 0.9 में अगर 30 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.03, ठीक है। चेक कर लो एक बार, सही किया हुआ है ना, हाँ सही किया हुआ है। तो देखो, तो तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, 0.020, 0.030, बाद में 0 लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 0.025, तो तीनों में सबसे छोटा ये रहा 0.025। तो हमारा SiO2 लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और जो हमारा P4 बनेगा अब वो लिमिटिंग के बेसिस पे बनेगा, यानी कितना, कोफिशिएंट कितना 3 डिवाइडेड बाई 18 इंटू कितना 0.36, कितना आ गया। सॉल्व कर लो यहाँ से। बहुत सारा बच्चा ये वाला इस्तेमाल कर लेता है कैलकुलेशन में, तो ये नहीं, ये वाला तो बस लिमिटिंग में काम आया आपका, एक बार लिमिटिंग निकल गया तो अब इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। कितना आ जाएगा 3 इंटू 0.02 यानी 0.06 मोल आ गया, खत्म हो गया। नोट कर लो। देखो बच्चों, ये किया जाए थोड़ा बढ़िया सवाल। देखो इसमें क्या कर रहा है कि 2 ग्राम अमोनिया है, 8 ग्राम क्लोरीन है, और उससे N2F4 3.56 ग्राम बना। कितना बना ये भी दे दिया, कितना ग्राम है ये भी पता है, और कितना ग्राम बना ये भी दे दिया। तो बोल रहा है व्हाट इज दी परसेंटेज एल्ड, रिएक्शन है परसेंटेज एल्ड क्या होगा, तो इसीलिए परसेंटेज एल्ड पूछा। परसेंटेज एल्ड बराबर क्या था, एक्चुअल एल्ड बाई मैक्सिमम गुना 100, ठीक है। तो पहले एक्चुअल निकाला जाए। तो अमोनिया कितना दिया है बच्चों, अमोनिया दे दिया 2 ग्राम, तो यहाँ पे 2 ग्राम। फ्लोरीन कितना दिया, तो फ्लोरीन दे दिया आपको 8 ग्राम। सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्शन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, सबसे पहले मोल निकालेंगे, मोल निकाल लो। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई अमोनिया का मोलर मास 17 हो जाएगा, यानी 2/17 मोल। ये कितना हो जाएगा, है ना, 8 फ्लोरीन F, फ्लोरीन का मोलर मास 19 होता है, एटॉमिक वेट F का, तो F2 का कितना होगा 38 होगा। तो 8 को हमने डिवाइड कर दिया 38 से, ठीक है। चाहे इसको आप लिख सकते हो 4/19 मोल
हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है, अब हमें पता करना है कि यहाँ पे कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो लिमिटिंग निकाला जाए। लिमिटिंग कौन होगा, तो लिमिटिंग निकालने के लिए कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें। डिवाइड करो कोफिशिएंट से, 2/17 को 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2/34। 2/17 को 2 से डिवाइड किया, आ गया 2/34, यानी कि 1/17। 4/19 को अगर 5 से डिवाइड करोगे, 4/19 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 4/95 आ रहा है। 4/95 लिखना चाहो लिख लो, 4/95। अब कंपेयर कैसे करें, तो कंपेयर करने के लिए काम करो, ऊपर नीचे आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4/68। अब बता 4/68 छोटा है या 4/95 छोटा है, तो न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है। डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वैल्यू उतना बड़ा होगा, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वैल्यू इतना छोटा होगा। तो 4/95 में डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी ये वैल्यू छोटा होगा, तो हमारा फ्लोरीन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। ये लिमिटिंग आ गया। अगर ये लिमिटिंग है तो ये खत्म होकर 0 हो जाएगा, और हमारा N2F4 जो बनेगा वो फ्लोरीन के बेसिस पे बनेगा। तो बना लो इसको, कितना बनेगा, इसका कोफिशिएंट है 1 डिवाइडेड बाय फ्लोरीन का कोफिशिएंट कितना 5 इंटू फ्लोरीन का मोल कितना आया 4/19। देख दो यहाँ पे 4/19, तो ये हो गया 4/95 मोल। कौन, N2F4। सही है, यहाँ तक मोल आ गया। अब यहां से इसका मास निकाल लो, तो यहां से अगर मास निकालोगे तो ये हो जाएगा 4/95 इंटू N2F4। N2F4 का मोलर मास कितना आएगा, 19 इंटू 4 76 और 2 नाइट्रोजन यानी कि 28, तो ये हो गया 104। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 104 से। अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 16/95 ग्राम आ गया बच्चों। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा मैक्सिमम एल्ड आया। इतना आना चाहिए था, इससे ज्यादा नहीं आ सकता है, ठीक है। ये मैक्सिमम है क्योंकि हमारा रिएक्टेंट एक पूरी तरह से खत्म हो गया, और आ रहा है कितना, रियलिटी में आ रहा है 3.56 ग्राम, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज एल्ड बराबर क्या बताए हैं, एक्चुअल एल्ड डिवाइडेड बाई मैक्सिमम एल्ड इंटू 100। तो एक्चुअल एल्ड कितना दिया है, सवाल में बोला है कि इतना ग्राम बना, तो ये एक्चुअल में बना 3.56, एक्चुअल हो गया 3.56 डिवाइडेड बाई मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितना है 416 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 100। ये हमारा, इसको सॉल्व करोगे ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लो। अब ये देखो बच्चों, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा सवाल का तरीका चेंज कर रहे हैं, डिफरेंट तरह का सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको समझना अच्छे से। क्या बोल रहा है इसमें, ध्यान दो। बोल रहा है कैलकुलेट मैक्सिमम मोल्स ऑफ H3PO4। H3PO4 का मैक्सिमम मोल कितना मिलेगा, ठीक है, बाय टोटल 100 मोल्स ऑफ ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन P4 एंड O2। इस बार इंडिविजुअली नहीं किया, इस बार कर रहा है कि हाइड्रोजन है, P4 है और O2 है, और तीनों के रिएक्शन से मिल रहा है क्या, H3PO4, और बोल रहा है कि तीनों का तीनों मिलाकर हमारे पास 100 मोल है। कहने का मतलब तुम्हारी मर्जी, अगर ये 1 मोल ये 1 मोल तो ये 98 मोल होगा, अगर ये 20 मोल ये 20 मोल होगा, है ना, तो ये 60 मोल होगा, अगर ये 10 मोल होगा ये 30 मोल होगा, है ना, तब ये 60 मोल हो जाएगा, अगर ये 90 मोल हुआ ये 5 मोल हुआ तो ये 5 मोल होगा। तुम्हारी मर्जी, जैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वैसे डिस्ट्रीब्यूट करो। लेकिन एक दिक्कत है, जब भी तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो हर डिस्ट्रीब्यूशन के करेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई H3PO4 निकल कर आएगा, तो तुम्हें वो डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है जिसमें H3PO4 हमारा मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, तुम खुद कॉमन सेंस से बताओ। अगर तुमको बोला गया 100 रुपया देकर कि जा मार्केट जा चावल और दाल खरीद के ला, ठीक है, फिर से वही पुराना एग्जाम्पल, चावल दाल मार्केट से खरीद कर ला और कुछ ऐसे खरीद कर लाना जिससे मैक्सिमम मात्रा में खिचड़ी बन सके, मैक्सिमम। तो तुम क्या करोगे, 100 रुपया दिया गया, 99 रुपया का चावल ले लोगे और 1 रुपया का दाल लोगे, बेवकूफ हो, घर पे मार पड़ेगा तुमको, दाल बहुत ही कम हो गया। तुम 100 रुपया में चावल भी खरीदोगे दाल भी खरीदोगे कुछ इस प्रकार से कि दोनों का दोनों एक दूसरे के हिसाब से बिल्कुल ऑप्टिमम मात्रा में हो, दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह से खत्म हो जाए। क्योंकि जो भी बच गया, मान लो तुम लेकर आए और चावल का मान लो 10 दाना बच गया, 10 ही दाना बचा लेकिन बच गया, तो तुमको अफसोस होगा, तुम सोचोगे कि ये 10 दाना नहीं लेकर हम चावल का 6 दाना लेते हैं, चाहे 7 दाना लेते हैं और 3 दाना दाल का ले लेते हैं, तो दोनों पूरी तरह से रिएक्शन करके खिचड़ी बनाया था।
है ना। कहने का मतलब मैक्सिमम प्रोडक्ट तभी बनेगा, कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोडक्ट मैक्सिमम तभी बनेगा जब रिएक्टेंट पूरी तरह से खत्म हो जाए, कोई भी बचे नहीं। क्योंकि बच गया तो तुम बेवकूफ़ी किए, कोई एक कंपाउंड जरूरत से ज़्यादा ले लिए, उसको थोड़ा सा कम करके कोई दूसरा ले लोगे तो फिर दोनों का दोनों रिएक्शन करके प्रोडक्ट में चला जाता। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो हम करेंगे क्या कि जब भी तुमको रिएक्टेंट का टोटल मोल दिया रहा है, ऐसा सवाल खूब पूछता है, जो हम बोल रहे हैं अभी उसको दिमाग में अच्छे से डाल लो, ठीक है। क्या बोले, जब भी रिएक्टेंट का तुमको टोटल मोल दिया रहा है, ठीक है, तो हमेशा उस टोटल मोल को रिएक्टेंट में कुछ ऐसे डिवाइड करो कि कोई भी बचे नहीं। और ये कब होगा, जब तुम उसको स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में लोगे, क्योंकि हमारा रिएक्टेंट तो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में ही रिएक्शन करता है। तो सबसे पहले तो हमको इसको बैलेंस करना होगा। तो देखो एक तरीका से रिएक्शन को बैलेंस करने का क्या होता है, 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ 2 से गुना करो, 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ 3/2 से गुना करो, और 1 फास्फोरस है तो यहाँ 1/4 से गुना करो। लेकिन तुम लोग का शुरुआत है तो हम तुमको फ्रैक्शन में नहीं भेजना चाहते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4 कर दे रहे हैं, 12 हाइड्रोजन तो ये 6 हो जाएगा, ऑक्सीजन 16 हो गया तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। लेकिन तुमको अगर कॉन्फिडेंस है तो एक काम करना, तुम लोग जब इस सवाल को करोगे तो यहाँ पे 4 मत देना, है ना, यहाँ पे 1 ही रहने देना, और इन सबों को चेंज करके बैलेंस करना और उससे आंसर लाना। तुम देखना सेम आंसर आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंसिंग हो गया। क्या सिखाएं अभी हम आपको कि जब भी प्रोडक्ट मैक्सिमम बनाना हो तो रिएक्टेंट को स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में लो। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या, 6 है इसका कोफिशिएंट, इसका 1 है, इसका 8 है, तो हम बोल रहे हैं कि ये 6x मोल ले लो, ये x ले लो और ये 8x मोल ले लो, ठीक है। और ये तीनों जोड़कर कितना होना चाहिए, 100 के बराबर। तो एक बात बताओ, यहाँ लिमिटिंग कौन होगा, तो लिमिटिंग तीनों ही लिमिटिंग होगा, तीनों 0 हो जाएगा। चेक करके देखो, 6x को 6 से डिवाइड करोगे तो x आएगा, x को 1 से डिवाइड करोगे तो भी x आएगा, और 8x को 8 से डिवाइड करोगे तो भी x आएगा। कहने का मतलब कोफिशिएंट से डिवाइड करने पे तीनों सेम आया, अगर सेम आया तो तीनों पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और हमारा प्रोडक्ट तुम किसी के ही बेसिस पे बना लो, 4 डिवाइडेड बाई, चलो O2 के बेसिस बनाते हैं, तो 4/8 इंटू क्या 8x, कितना आ गया 4x मोल आया। अगर तुम P4 के बेसिस पे करोगे तो 4/1 इंटू x 4x आएगा, अगर इसके बेसिस पे करोगे तो 4/6 इंटू 6x 4x ही आएगा। अगर x निकल जाए तो अपना काम हो जाए, और x निकालना बहुत आसान है। टोटल कितना है 100, इन तीनों को जोड़ के 100 के बराबर कर दो, ऐड करो तीनों को, 6x प्लस x प्लस 8x इज इक्वल टू 100। x यहाँ से निकालोगे, 8 6 14 और 1 15, ये हो जाएगा 100/15, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितना हो गया। तुम बोलोगे सर आप पहले निकाल कर वैल्यू पुट करके प्रोडक्ट क्यों नहीं निकालें, तो उसका रीजन यही है, कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने रेशियो में ले लिया, पहले रेशियो में मान लिया और वहीं से प्रोडक्ट को निकाल दिए, और उसके बाद तीनों को जोड़ के 100 के बराबर किए, x निकाल लिया और x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कितना आ जाएगा 4 इंटू एक्स कितना है 100/15, 4 इंटू 100/15 है ना, यानी 400/15 मोल आ गया। खत्म हो गया। करो इसको तुरंत एकदम पॉज करके तुम लोग भी। लिमिटिंग रिएजेंट हमारा हो गया था बच्चों। आज हम देखने जा रहे हैं, एक तरह से थ्योरी हमारा पूरा का पूरा रिएक्शन का कंप्लीट हो चुका है, तो हम उसी से रिलेटेड किस तरह का और वेराइटी पॉसिबल है उसी को हम देखेंगे, कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं होगा, ठीक है। तो आज हम देखने जा रहे हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन, है ना। सीक्वेंशियल रिएक्शन क्या होता है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है ना, बस तुम लोगों को बस इंट्रोड्यूस करना है, बाकी तुम लोगों को सारा आइडिया है ही। सीक्वेंशियल का मतलब यही होता है कि अब तक जो तुम रिएक्शन कर रहे थे उसमें एक ही रिएक्शन दिया हुआ था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकालो चाहे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को निकालो। सीक्वेंशियल में क्या होगा कि एक रिएक्शन होगा और उस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वही प्रोडक्ट किसी दूसरे रिएक्शन में रिएक्टेंट की तरह काम करके फिर से अगला कंपाउंड देगा, फिर जो अगला बना वो किसी और रिएक्शन में हो सकता है कि कुछ और बनाएगा। कहने का मतलब मान लो तुम्हारा एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री में तुम रॉ मटेरियल भेजते हो। रॉ मटेरियल जब तुम भेजोगे तो पहले वो रॉ मटेरियल जो है एक प्लांट में जाएगा, वहां से कुछ बनेगा, जो बना वो दूसरे मशीन में जाएगा, वहां से कुछ और बन के निकलेगा। ऐसी बहुत सारा प्रोसीजर होते होते तुमको लास्ट में प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन बीच में तो बहुत सारा घटना घट रहा है, बहुत सारा रिएक्शन हो रहा है। तो हर रिएक्शन जो है एक प्रोडक्ट देगा और उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं उसको, इंटरमीडिएट। वो इंटरमीडिएट जो है वो अगले रिएक्शन में फिर से रिएक्टेंट की तरह काम करेगा, फिर कुछ बनाएगा, फिर वो अगले में फिर कुछ बनाएगा। तो एक तरह से सीक्वेंस में रिएक्शन हो रहा है, एक हुआ उसके बाद दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, जैसा पहले हमारा कॉन्सेप्ट था वही कॉन्सेप्ट अभी भी रहेगा, बस डिफरेंस इतना है कि पहले एक रिएक्शन लगता था, अब एक से ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो समझाने के लिए एक रैंडम सा अपनी मर्जी से रिएक्शन ले रहे हैं। मान लो 2A जो है
वो B+3C दिया, B+3C। B और 3C में से जो हमारा B है वो बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट का मतलब बस यहां बना और यहीं पे है। C हमारा इंटरमीडिएट है मान लो, तो C अगर इंटरमीडिएट है तो C आगे और रिएक्शन में जाएगा। C मान लो कि चला गया D+E में, और इस वाले रिएक्शन को बैलेंस किए तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, और ये मान लो E ही आया। सपोज करो अब ये E जो है, ये हमारा E जो है वो आगे रिएक्शन में जा रहा है, ठीक है। E जो है 3E जो है सपोज करो वो जा रहा है 7 स्टेप में, ठीक है। तो ये 3 स्टेप में हमारा रिएक्शन हो गया। ये पूरा का पूरा कहलाता है सीक्वेंशियल रिएक्शन। अब इस सवाल में बच्चों, इस सवाल में मान लो तुम्हें दिया है कि मोल्स ऑफ ए जो है वो शुरुआत में हम मान लो 15 मोल लिए हैं, 15 मोल हम ए ले लिए हैं, और तुमसे बोल रहा है कि ये सारा रिएक्शन होने के बाद मोल्स एफ का कितना होगा, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो बहुत आसान है, पहले ए से प्रोडक्ट निकालेंगे, वो प्रोडक्ट अगले रिएक्शन में सी जो है वो अगले रिएक्शन में रिएक्टेंट हो गया, उससे हम ई को निकालेंगे क्योंकि अगले में ई यूज हो रहा है, और एक बार ई निकल गया तो फिर ई से हम एफ पे चले जाएंगे। हमारा सवाल खत्म हो गया, सारा का सारा पुराना कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक बात बताओ, ए क्या है तो तुम बोलोगे ए हमारा रिएक्टेंट है, एफ क्या है तो तुम बोलोगे एफ हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। तुमसे पूछा जाए सी क्या है तो तुम बोलोगे सी यहाँ पे बना और बन के फिर से कंज्यूम हो गया। तो हम अगर पूछे कि इस पूरे रिएक्शन में बताओ सी कितना होगा लास्ट में, तो तुम बोलोगे सी होगा 0। क्यों होगा सी 0? क्योंकि जितना बना है उतना फिर तो वो खत्म ही हो गया। तो सी को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। बी को इंटरमीडिएट नहीं बोलते हैं, सी को बोलते हैं इंटरमीडिएट। बना और साथ साथ खत्म भी हो गया। और इसमें क्या कोई इंटरमीडिएट है बताओ जरा, खुद से सोचो। तो एक और इंटरमीडिएट है, ई हमारा है। ई यहाँ पे बना और अगले में खत्म हो रहा है, तो ई भी होगा इंटरमीडिएट। तो बी क्या होगा? तो बी बना तो जरूर है लेकिन वो खत्म नहीं हुआ, यानी कि वो होगा लास्ट में जो प्रोडक्ट है उसमें वो होगा, लेकिन बी हमारा मेन प्रोडक्ट नहीं है। मेन प्रोडक्ट तो से एफ है हमारा, तो हम बी को बोलते हैं बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो ए हमारा रिएक्टेंट है, बी बाई प्रोडक्ट है, सी इंटरमीडिएट है, सी हमारा इंटरमीडिएट है, डी फिर से बाई प्रोडक्ट है, ई जो है वो इंटरमीडिएट कहलाता है, और एफ हमारा प्रोडक्ट है। बस नाम बता दिए, फिजिकल केमिस्ट्री में किसी काम का नहीं है ये जानकारी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, मोल्स ऑफ एफ। तो क्या करेंगे बच्चों, एक तरीका क्या है, एक तरीका तो यह है कि सबको है ना उसी के नीचे करते चले जाओ। हमारा ए दिया हुआ है 15 मोल, तो यहां पे लिख दिए 15 मोल। अब अगर ये 15 मोल है तो हम इससे सी को बनाएंगे, तो सी कितना आएगा बच्चों, सी का कोफिशिएंट 3 है, तो हम लिखेंगे 3/2 इंटू 15 मोल हम लिखेंगे, सी आ गया। अब ये जो सी आया इसको यहां पे लिखो, जो सी यहां पे बनेगा, जो सी यहां पे बनेगा वही सी यहां पे लिखोगे। 3 और 4 से कोई मतलब नहीं है। 3 इस रिएक्शन का बैलेंसिंग है, 4 इस रिएक्शन का बैलेंसिंग है, अपना वो रिलेशन है। जितना सी बना प्लांट में, तुम्हारे पहला जो प्लांट है उसमें से जितना सी बन के आएगा, मान लो कि तुम्हारा जो माजा जो आता है उसका तुम्हारा फैक्ट्री है, तो तुम क्या करोगे, बगीचे से आम मंगाओगे, आम मंगाने के बाद उसका छिलका उतारोगे, मशीन में डालोगे, है ना, ताकि उसका जो बीच का जो पार्ट होता है उसको तुम अलग कर सको, गुठली को अलग कर सको, ठीक है। तो पहले प्लांट से जितना मटेरियल बाहर निकलेगा उतना ही ना अगले प्लांट में जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि बैलेंसिंग के बेसिस पे जाएगा, है ना। तो जितना यहां पे बना एग्जैक्ट उतना ही सी यहां पे लिखोगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग नहीं है, सेम है। जो सी बना वही अगले में इस्तेमाल हो रहा है। 3 और 4 केवल बैलेंसिंग है, उसको कोई मतलब नहीं है। तो ये कितना बना, 3/2 गुना 15, तो हम यहां पे लिख देंगे 3/2 गुना 15 मोल, ठीक है। अब देखो सी आ गया, सी से किसको बना है, डी को ही बना सकते हैं, ई को ही बना सकते हैं, लेकिन हमें एफ बनाना है तो हम ई को बनाएंगे। तो बना दो यहाँ पे ई, कितना होगा, इसका कोफिशिएंट 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू सी का पूरा मोल, तो सी का पूरा मोल एक साथ लिख दो, 3/2 इंटू हो जाएगा 15, ठीक है। अब ये ई आया, इसको यहां लिखिए 1/4 इंटू 3/2 इंटू 15, और इससे जब एफ बनाओगे तो ये हो जाएगा 7/3 इंटू 1/4 इंटू 3/2 इंटू 15 मोल। तो बच्चे आसान तो है, जो हम पहले पढ़े थे एग्जैक्ट वही चीज है, लेकिन तुम बोलोगे कि बहुत मेहनत करना पड़ा सर, बार बार हमको लिखना पड़ा एक ही चीज, 2-2 बार लिखना पड़ा, 2-2 बार लिखना पड़ा, है ना। तो इससे बचने का एक तरीका है, तुम इतना क्यों कर रहे हो, तुमको कोफिशिएंट से डिवाइड, तुमको कोफिशिएंट के रेशियो से मल्टीप्लाई ही करना है ना, तो ये काम तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलो अब डायरेक्ट हम इसको देख रहे हैं। तो मोल्स ऑफ एफ, यही तुमसे पूछ रहा था कि मोल्स ऑफ एफ क्या होगा, तो एक काम करो, ए कितना है, ए कितना है 15, लिख दो 15,
ए से कहाँ जाना है आपको, सी पे जाना है, तो क्या करते हैं हम, सी का कोफिशिएंट ऊपर, ए का कोफिशिएंट नीचे, तो सी का कोफिशिएंट कितना है 3 डिवाइडेड बाई ए का कोफिशिएंट कितना 2, 3/2 में गुना कर दिए हम 15 से। तो ये किसका मोल आ गया, ये सी का मोल आ गया, सी का मोल आ गया, ये आ गया सी का मोल आ गया, यानी हम यहां पहुंच गए, दोनों सेम ही जगह है, यहां पहुंच गए। अब सी से जाना है हमें ई पे, सी से जाना है ई पे, तो कितने से गुना करेंगे, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 4, तो पता है कितने से करेंगे, क्या इंटू 1/4 से करेंगे। सी का जो मोल आया, सी का जो मोल आया उसमें 1/4 से गुना कर दिए, तो ई हमारा आ गया, यानी हम यहां पहुंच गए। और ई से एफ पे जाने के लिए 7/3 इंटू 7/3 से गुना कर दिए, तो एकदम देखो ये सब कुछ लिखना नहीं पड़ा, एक बार में हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आ गया समझ में। तो इस तरीके से आप करने का प्रयास करोगे, है ना। इसी में एक और सवाल दे रहे हैं, ठीक है, देखो सेकंड में दे रहे हैं कि इफ 20 moles of F are produced, अगर F का 20 मोल प्रोड्यूस हुआ है ना, तो बताइए कैलकुलेट मोल्स ऑफ ए टेकन, शुरुआत में हम ए कितना लिए होंगे ये बताइए। ठीक है, तो देखो ये जो हम डेटा लिए लिखे हैं, इसको तुम जब नोट करोगे तो नोट कर लेना, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट का डेटा हुआ, सेकंड पार्ट का ये डेटा नहीं है। तो तुमको अगर नोट करना है एक बार तो इसको नोट कर लो, है ना। उसके बाद हम ये नीचे वाला पार्ट जो है मिटा देंगे, फिर हम सेकंड पार्ट को डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि ये अगर दिखता रहेगा तो ये तुमको कंफ्यूज करेगा। तो इतना पहले पॉज करके नोट कर लो। देखो बच्चों, अब करते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है कि 20 मोल एफ है, तो एफ के नीचे आप लिख लो पहले 20 मोल, लिखने का वैसे कोई जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, तुमको उल्टा जाना है, एफ से पहले ई पे जाओगे, ई से सी पे जाओगे, और सी से फिर ए पे जाओगे, उल्टा। तो चलते जाओ, कितना दिया है एफ का 20 मोल, ठीक है 20 मोल। अब एफ से हम ई पे गए, तो कितने से गुना करोगे, 3/7 से करोगे, ई का कोफिशिएंट 3 और एफ का कोफिशिएंट 7, तो 3/7 इंटू 20, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर दिए 3/7 से। ये किसका मोल है बच्चे, तो ये ई का मोल है, ई का मोल आ गया। अब ई के मोल से सी के मोल पे जाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/1 से, ठीक है 4/1 से सी पे चलेगा, सी पे चलेगा, सी से अब ए पे जाओगे तो ए का कोफिशिएंट 2, यानी 2/3 से गुना हो जाएगा, 2/3 आ गया। तो सीक्वेंशियल बहुत ही आसान होता है, देखो आराम से निकल के आगे चला आएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मान लो इसी सवाल में, सेम सवाल में अगर हम बोल दें कि तीनों रिएक्शन का परसेंटेज एल्ड अलग अलग है, अभी तो कुछ नहीं दे रखा था तो हमने 100% ले लिया। अगर मान लो एक का एल्ड होता 100%, दूसरे का 90%, तीसरे का 80%, तब बताओ इन दोनों सवाल का आंसर क्या होता है। ठीक है, तो पहले ये पूरा नोट करो, इसके बाद जो भी हम बोले हैं उसको हम लोग करेंगे। नोट कर लो। देखो बच्चों, फिर से लिखना है इसको, अगला सवाल करके, अगला क्वेश्चन करके लिखना अब, लेकिन इस बार 100% एल्ड दिया है फर्स्ट रिएक्शन का, दूसरे रिएक्शन का एल्ड दिया है 90% और तीसरे का एल्ड दिया है 80%। क्या तरीका बताए थे, अगर लेफ्ट से राइट जाओगे तो परसेंटेज एल्ड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हम बता चुके थे। एक बात बताओ, अगर लेफ्ट से राइट जाने पे परसेंटेज एल्ड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट से अगर लेफ्ट आओगे तो परसेंटेज एल्ड से डिवाइड हो जाएगा, ऐसा हम कमेंट कर सकते हैं। हर फॉर्मूले में ऐसा होता है ना। मोल से अगर मास पे जा रहे हो, मास से अगर मोल पे आए तो मोलर मास से डिवाइड हुआ, तो मोल से अगर मास पे जाओगे तो मोलर मास से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो खैर फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि ए का मोल कितना है 15 और एफ पूछ रहा है, तो ए पहले हम लिख रहे हैं, ए हो गया 50। ठीक है, तो ए से अगर हम जाएंगे सी पे, ए से अगर हम जाएंगे सी पे तो कितने से गुना होगा 3/2, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3/2। लेकिन साथ में परसेंटेज एल्ड से भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये 100% है, तो गुना करो चाहे नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 100% अगर लिख भी दोगे तो आ जाएगा 100/100। ठीक है, क्या आ गया बच्चे, सी आ गया हमारा, सी आ गया, यानी हम यहां पहुंच गए। अब यहां से अगर ई पे जाओगे तो ई का कोफिशिएंट 1 डिवाइडेड बाई सी का कोफिशिएंट 4। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 90%, 90/100 से कर देंगे। ई आ गया हमारा, यहां पहुंच गए हम। अब ई से अगर एफ पे जाओगे, ई से अगर एफ पे जाओगे तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, इससे इसका कोफिशिएंट 7 डिवाइडेड बाई ई का कोफिशिएंट 3, एल्ड कितना है 80/100, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई बच्चा क्या करता है कि जो हम लिखे थे यहाँ पे वही पूरा लिख देगा और लास्ट में कर देगा 100/100, 90/100, 80/100। तुम्हारा मैथमेटिकली तो सही है लेकिन प्रोसेस गलत है।
तीनों एक साथ लास्ट में नहीं होगा, हर स्टेप में तीनों एल्ड से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट तक हम तुमको करा दिए थे। अभी एक नया चीज हम बता रहे हैं, उल्टा जाने वाला, जिसमें हम सवाल तुमको पहले नहीं कराए हैं। अभी तुमको सिखाएं कि लेफ्ट से राइट गए तो 90/100, 80/100 ये सबसे गुणा हुआ। राइट से लेफ्ट आओगे तो डिवाइड होगा, तो जिस नंबर से डिवाइड होता है उसके रेसिप्रोकल से गुना होता है। अगर तुम किसी नंबर में 80/100 से गुना किए और हम बोलेंगे तुमको कि 80/100 से डिवाइड करो, तो तुम क्या करोगे? 100/80 से गुना कर दोगे। किसी नंबर में बोले कि 80/100 से मल्टीप्लाई करो, तो तुम मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर हम तुमको कहें कि 80/100 से मल्टीप्लाई नहीं करो, डिवाइड करो, तो तुम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये तुम बचपन से पढ़े हो, है ना। a भागा b अगर होता है तो इसका मतलब क्या होता है? a गुना 1/b होता है। जिस नंबर से डिवाइड करना होता है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो अभी करते हैं, एकदम अच्छे से समझना, और इसके बाद तुमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस वाले में। ठीक है, क्या दे रखा है सेकंड पार्ट में बच्चे? तो सेकंड पार्ट में कह रहा है कि मोल्स ऑफ ए बताइए अगर f का 20 मोल दिया हुआ है इस वाले सवाल में, यानी कि एल्ड भी है हमारा, तो हमारा f दिया हुआ है। f कितना दिया है? 20 मोल। सबसे पहले हमने लिख दिया 20 मोल इनटू f पता है। f से अब कहां जाएं? f से हम e पे जाएंगे। ठीक है, काम कर रहे हैं। ठीक, हमें क्या पता है? हमें f पता है। और f से कहां जाना है? f से हमें जाना है e पे। तो अगर f से e पे जाओगे तो गुना किससे करोगे? 3 डिवाइडेड बाई 7 से गुना करोगे, तो e हमारा आ जाता, लेकिन यहां एल्ड भी है 80%, और तुम उल्टा जा रहे हो, तो 80% से गुना करेंगे या डिवाइड करेंगे? तुम बोलोगे डिवाइड करेंगे। तो कितने से गुना कर दें? हम 100/80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 80/100 से गुना कर, 80/100 से डिवाइड करना है तो 100/80 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो हम समझ जाओ अच्छे से, उल्टा जाएंगे, परसेंटेज एल्ड से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए ई हो गया, यहां पहुंच गया। अब यहां से जाना है सी पे, तो सी पे जाओगे तो क्या करोगे? 4/1 से पहले तो मल्टीप्लाई करोगे, 4 इसका कोफिशिएंट, 1 इसका कोफिशिएंट, लेकिन 90% एल्ड है। क्या करें? 90% से गुना या भागा? भागा करेंगे, तो भागा कर देंगे, तो यहां लिख देंगे हम 100/90। सी आ गया, यानी यहां पहुंच गए। यहां से ए पे जाओगे तो ए का कोफिशिएंट 2 डिवाइडेड बाई सी का कोफिशिएंट 3। ठीक है, 100% एल्ड है, लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 100% से डिवाइड भी करोगे तो 100/100 ही आएगा। ठीक है बच्चे, आ गया हमारा। कहने का मतलब सीक्वेंशियल का अब तुम गंदा से गंदा सवाल भी कर लोगे, परसेंटेज एल्ड दिया रहे चाहे नहीं दिया रहे, तुमको सवाल से डर नहीं लगना है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे भी चले जाओगे, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पे भी चले जाओगे। ठीक है, ये पूरा एक बार खुद से करो, उसके बाद मिलाना सही है कि गलत है। ठीक है, देखो बच्चों ये सवाल देखते हैं। इसमें तुम्हें ये एक सीक्वेंशियल रिएक्शन दे दिया और इस पे 2 सवाल पूछा है। ठीक है, फर्स्ट करते हैं। कैलकुलेट मास ऑफ Cl2 इन ग्राम टू प्रोड्यूस 1385 ग्राम KClO4। KClO4 का मास दे दिया, तो पहले मास से मोल निकालना होगा। तो KClO4 का अगर मोलर मास निकालोगे तो वो आ जाएगा 138.5, तो मोल आ गया उसका। अब KClO4 का मोल आ गया तो ये आ गया, और यहां से तुमको जाना है क्लोरीन पे, उल्टा जाना है। ठीक है, तो जो इसका मोल आया KClO4 का, तो 122.5 मत करना, KClO3 था वो, जो पहले हम 122.5 लेते थे, वो पोटेशियम क्लोरेट था KClO3, ये KClO4 है, इसका निकालोगे 138.5 आएगा मोलर मास। तो इसका मोल आ गया। इसके मोल से KClO3 पे जाओगे तो किससे गुना करोगे? 4/3 से करेंगे मल्टीप्लाई। यहां आ गए, यानी हम लोग यहां चले गए। यहां से KClO पे जाओगे तो 3/1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कोफिशिएंट 3, इसका 1। KClO यानी KClO यहां पहुंच गए। यहां से अगर Cl2 पे जाएंगे तो Cl2 का कोफिशिएंट 1 डिवाइडेड बाई KClO का भी 1। ठीक है, मोल आ गया, हमसे मास पूछ रहा है, तो 71 से मल्टीप्लाई कर दो, Cl2 का मोलर मास आ गया आंसर हमारा। यहां से कैलकुलेट करोगे आ जाएगा 2840 ग्राम। हो गया सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट टोटल मास ऑफ KCl। बोल रहा है KCl का टोटल मास बताइए प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेप। देखो KCl पहले में ही बना है, दूसरे में ही बना है और तीसरे में ही बन रहा है। कह रहा है कि टोटल मास बताइए, तो तुमको KClO4 से इसको भी निकालना होगा, इसे भी निकालना होगा, इसे भी निकालना होगा, और तीनों को ऐड करना होगा, क्योंकि तीनों बाई प्रोडक्ट है। तो बनकर वो खत्म नहीं हो रहा है, वो बना रहेगा, रिएक्शन में बन के पड़ा हुआ रहेगा। तो तीनों को ऐड करना होगा, हर स्टेप में वो बन रहा है। तो क्या करें? KClO4 इसका मोल कितना आया था? 1385 डिवाइडेड बाई 138.5। ठीक है बच्चे, तो इस KClO4 से पहले इस KCl पे जाओ, तो कितने से गुना करोगे? इसका कोफिशिएंट 1 डिवाइडेड बाई 3, इसका कोफिशिएंट 3।
तो ये वाला KCl आ गया। तो थर्ड रिएक्शन में कितना KCl बना, थर्ड वाला है ना, वो हमारा निकल चुका है, ये थर्ड रिएक्शन का आ गया प्लस। इसमें जोड़ देंगे ये वाला KCl निकाल कर। तो ये KCl कैसे निकलेगा, तुमको यहां से पहले यहां जाना होगा, यहां गए यानी तुम यहां पहुंच गए, फिर यहां से KCl पे जाना होगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं, पहले ये लिख लेते हैं। तो ये कितना है 1385 डिवाइडेड बाई 138.5, ये हो गया हमारा। यहां से अगर हम KClO3 पे जाएंगे तो इंटू हो जाएगा 4 और इसका कोफिशिएंट 3 यानी 4/3। ठीक है बच्चे, यानी हम यहां पहुंच गए, यहां पे। अब यहां पहुंच गए यानी तुम यहां पहुंच गए, यहां से अगर KCl पे जाओगे तब कितने से गुना करोगे, तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/1 से। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप का भी आ गया। इसमें और किसको ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे इस वाले को, इस वाले KCl को। ठीक है, तो देखो फिर से हमको यहां से जाना होगा, नहीं तो एक और तरीका है, तुम यहां तक तो पहुंच ही गए थे यहां तक, तो यहां से फिर बाकी का रास्ता तय कर लो। ठीक है, तो फिर उसमें हो सकता है कंफ्यूजन में कुछ गलती ना कर दो, तो उससे बढ़िया यहीं से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना था, फिर से लिख लो 1385 डिवाइडेड बाई 138.5 इंटू कर दिए 1/3, तो ये आ गया। ठीक है, नहीं गड़बड़ कर दिया, 1/3 नहीं 4/3 है ना, हम ये निकाल दिए पहले वाला देख के। तो यहां से जब तुम यहां जाओगे, इसका कोफिशिएंट 4, तो ऊपर में आ जाएगा 4 और नीचे में आएगा 3। यहां पहुंच गए बच्चे, यानी यहां आ गए। तो यहां से हमें KClO पे जाना होगा, कितने से गुना करेंगे, इंटू 3/1 से। तो यहां अपन पहुंच गए, यानी यहां आ गए, और यहां से KCl पे जाओगे तो इंटू करोगे 1/1। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप का KCl आ गया है ना। लेकिन ये तीनों का तीनों KCl का मोल आया है, तो तीनों का मोल कैलकुलेट करके ऐड कर दो, टोटल मोल आ जाएगा, और टोटल मोल में मल्टीप्लाई कर दोगे 74.5 से, तो हमें KCl का मास आ जाएगा। ठीक है, हो गया। तो ये थोड़ा सा प्यारा सवाल हो गया है ना, थोड़ा सा लेंदी हो गया, ज्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेट जरूर करना, खुद से करना, और देखना ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या फंडा था इसमें, KCl तीनों रिएक्शन का पता करना है। ठीक है, एक और करने का तरीका है, Cl2 तुम्हारा निकल गया, तो Cl2 को यहाँ लिख दो, और उस Cl2 से ये वाला KCl निकाल लो, फिर Cl2 से नीचे जाकर ये KCl निकाल लो, फिर Cl2 से नीचे जाकर ये KCl निकाल लो, तीनों को ऐड करो, वहां से भी तुम्हारा सेम आंसर आना चाहिए। तो मेरा सजेशन है दोनों तरीके से करना, KClO4 से पहले ये निकालना, उल्टा जाके ये निकालना, फिर उल्टा जाके ये निकालना, तीनों को ऐड करना, फिर जो Cl2 लिए हैं उससे भी तीनों को निकालना, और देखना कि दोनों से सेम आंसर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, नोट कर लो। देखो बच्चों, अब ये सवाल करो जरा खुद से पॉज करके, फिर प्ले करके आगे देखना। ठीक है, तो यहाँ भी वही है, 3 सीक्वेंशियल रिएक्शन दे दिया, बोल रहा है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड का एल्ड है 50 60 80। तो क्या बोले थे, गलती ना हो उससे बचने के लिए एरो पे लिख देना, तो लिख दिया एल्ड तीनों का। अब कह रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ NH3 का हम कितना वॉल्यूम लें सो दैट कि हमको 1575 ग्राम HNO3 मिल जाए। यानी हमें HNO3 दिया और यहां से हमें उल्टा जाना है अमोनिया तक, तो एक बार में आंसर लाना है, एक बार में लिख के। तो HNO3 कितना दिया 1575, इसको 63 से डिवाइड कर दिया, बताओ क्या आ गया, तो HNO3 का मोल आ गया। HNO3 का मोल आ गया, तो NO2 का मोल कितना होगा, तो NO2 का कोफिशिएंट 3 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट 2। ठीक है, लेकिन एल्ड है 80% और उल्टा जा रहे हो, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 100/80 से। ऐसा करते ही आपको NO2 आ गया, यानी हम यहां पहुंच गए। इस NO2 से NO तक जब जाओगे तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2/2 से, और एल्ड है 60%, तो 100/60 से, क्योंकि उल्टा जा रहे हो। ठीक है, NO पे, यानी यहां पहुंच गया बच्चों। इस NO से अब NH3 पे जाओगे तो यहां भी 4 यहां भी 4, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/4 से, और एल्ड है 50%, तो 100/50। ऐसा करते ही NH3 का मोल आ गया, लेकिन हमसे मोल नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है वॉल्यूम। तो ये जो है ये यहां तक, ये है NH3 का मोल। तो 0 डिग्री C 180 यानी एनटीपी पे मोल से वॉल्यूम निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 22.4 से। तो ये जो भी आया इसमें 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, लीटर में तुम्हारा सीधे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान सा सवाल था, नोट कर लो। देखो बच्चों, ये सवाल देखते हैं, ये बढ़िया सवाल है लिमिटिंग रिएजेंट का, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो देखो कह रहा है इक्वल वेट ऑफ जिंक एंड आयोडीन आर रिएक्टेड टू प्रोड्यूस ZnI2। तो यहां से हमें रिएक्शन पता चल गया,
बोल रहा है कि जिंक है और आयोडीन है, आपस में रिएक्शन करता है और बनाता है ZnI2। दोनों का बोल रहा है इक्वल वेट है, वेट दिया नहीं है लेकिन इक्वल है। तो एक काम कर रहे हैं हम लोग, ये ले लिए W ग्राम, तो ये भी कितना हो जाएगा, W ग्राम हो जाएगा, उस समय ये 0 है। फिर कर रहा है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिमेनिंग आफ्टर द रिएक्शन। तो सवाल समझ गए, रिएक्शन हुआ, दोनों में से कोई एक लिमिटिंग होगा, वो खत्म हो जाएगा और कोई एक बच जाएगा। तो बोल रहा है कि जो बचा है वो कितना परसेंट बचा है, इनिशियल में कुछ होगा बाद में कुछ होगा, तो कितना परसेंट बचा है। तो कैसे परसेंटेज निकालते हैं, बचा हुआ मान लो कि इसमें एक्सेस, पहले काम करते हैं निकाल लेते हैं एक्सेस रिएजेंट और लिमिटिंग निकालते हैं। तो लिमिटिंग का क्या तरीका था, पहले तो मोल निकालो। तो मोल अगर निकालोगे तो इसका मोल आ जाएगा W अपॉन जिंक का मोलर मास, याद कर लो 65.4 होता है। तो W को 65.4 से डिवाइड कर दिए, जिंक का मोल आ गया। I2 का मोल निकालोगे तो I का होता है, जिंक का होता है 65.4, याद रखना आगे काम आएगा, और I का होता है 127 एटॉमिक वेट, या I2 है तो W को डिवाइड कर दोगे 254 से, इसका ही मोल आ गया। लिमिटिंग निकालने का क्या तरीका बताए थे बच्चों, लिमिटिंग निकालने के लिए बताए थे कि जो भी मोल आया उसको कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे। तो इसका तो कोफिशिएंट 1 है, तो इसका जब लिखोगे तो ये तो W अपॉन 65.4 ही रह जाएगा, और I2 का भी कोफिशिएंट 1 है, तो ये भी जस का तस रह जाएगा, है ना। तो ये लिखने का कोई जरूरत नहीं था, ध्यान नहीं दिया हम, दोनों का कोफिशिएंट जब 1 ही है तो तुम डिवाइड भी करोगे तो भी उतना ही आएगा। अब बता दोनों में से छोटा कौन है, तो न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर 254 बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि W बाई 254 छोटा होगा। तो I2 हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो अगर ये लिमिटिंग हुआ तो ये खत्म होकर 0 हो जाएगा और जिंक बच जाएगा। तो जिंक कितना बचेगा, बस इसी में सवाल तुम्हारा खत्म हो गया। तो जिंक कितना बचेगा, शुरू में कितना था W बाई 65.4 में से माइनस कर दें वो जो रिएक्शन किया है, तो इसका भी कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1, तो 1/1 गुना W बाई 254। तो यहाँ सिंपली माइनस हो जाएगा W बाई 254। तो देखो बच्चों, ये जो मोल आया ये जिंक का बचा हुआ मोल है, बचा हुआ रिएक्शन में जो बच गया, जो रिएक्शन ने भाग नहीं लिया, और ये था शुरू का। तो शुरू का ये था, अभी का ये है, तो कितना बचा। तो अगर तुमसे पूछे परसेंटेज ऑफ जिंक रिमेनिंग आफ्टर द रिएक्शन बराबर, तो क्या लिखोगे, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जिसका परसेंटेज निकालते हैं उसको लिखते हैं ऊपर, नीचे में टोटल लिखते हैं। तो टोटल जिंक जो हम लिए थे, टोटल जिंक टेकन, है ना, इनटू हो जाएगा 100, ठीक है। तो रिमेनिंग जिंक कितना है, कितना बच गया, W बाई 65.4 माइनस W बाई 254 डिवाइडेड बाई, लिए कितना थे, तो W बाई 65.4 लिए थे और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। थोड़ा लेंदी है लेकिन कॉन्सेप्ट ये बहुत बढ़िया है। इसमें कोई डेटा नहीं दिया हुआ था सवाल में, उसके बावजूद हम आंसर पे चले गए। क्यों, क्योंकि सिंपली हमसे पूछ रहा था कि कितना परसेंट बच गया है। अब क्या करेंगे बच्चों, W ऊपर में कॉमन लो, नीचे में कॉमन लो, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, ऊपर में आ जाएगा 1/65.4 और 1/254। तो 1/65.4 में से 1/254 को अगर माइनस करोगे तो एलसीएम हो जाएगा 65.4 इंटू 254, और ऊपर में लिखेंगे 254 माइनस 65.4, और नीचे में है 1/65.4 इंटू 100, ठीक है। अब ये अगर माइनस करोगे तो 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, है ना, 3 में से 5, 13 में से 5 गया तो ये हो जाएगा 8, 4 में से 6 यानी 14 में से 6 ये भी हो जाएगा 8, और ये आ जाएगा 188.6 डिवाइडेड बाई, काम एक चीज देखो 65.4 से 65.4 कैंसिल हो गया तो बचा 254, तो यहाँ हमने लिख दिया 254 और गुना कर दिया 100 से। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 74 के अप्रॉक्स में, ठीक है। जल्दी से इसको पॉज करो, एक बार खुद से करो तो आंसर लाओ खुद से। क्या सिखाएं, कह रहा है कि कौन सा एक्सेस है और उसका कितना परसेंट बचा है। तो पहले एक्सेस निकाल लो, एक्सेस में से जितना खत्म हो गया उसको माइनस कर लो तो बचा हुआ आ जाएगा। तो इस बचे हुए का परसेंटेज पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, बचे हुए का परसेंटेज यानी बचा हुआ डिवाइडेड बाई टोटल गुना 100 कर दिए, खत्म हो गया, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नोट कर लो। और ये देखो बच्चों आज का लास्ट सवाल, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक तरह का एक काइंड ऑफ सवाल है, इस काइंड का सवाल कैसे करोगे। तो देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट मिनिमम मास ऑफ C4H10। C4H10 का बोल रहा है कम से कम मास बताओ।
जो कि O2 से रिएक्शन करके, है ना, CO2 और H2O बनाता है, लेकिन साथ में कह रहा है टू प्रोड्यूस एटलीस्ट 1 ग्राम ईच ऑफ दिस एंड दिस। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? तो एक काम कर रहे हैं, पहले रिएक्शन लिख देते हैं, फिर सवाल समझाते हैं। तो C4H10 दिया, O2 से रिएक्शन किया और ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ऐसे रिएक्शन को बैलेंस करना बताए थे। पहले कार्बन को बैलेंस करो 4, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो तो 5 आ जाएगा, 10 है तो, और O2 को करोगे 8 5 13, यहाँ पे आ जाएगा 13/2, बैलेंस हो गया। अब सवाल कर रहा है कि एटलीस्ट 1 ग्राम ईच ऑफ CO2 एंड H2O। एटलीस्ट का मतलब ये हुआ कि C4H10 धीरे धीरे खत्म हो रहा है, CO2 भी बन रहा है, H2O भी बन रहा है, दोनों बनना शुरू हुआ, बनते गया, बनते दोनों का जो मास होगा वो हमेशा सेम तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो अपने अपने तरीके से बनेगा, है ना। इसका जब 1 मोल खत्म होगा तो ये 4 मोल बनेगा और ये 5 मोल बनेगा। तो 4 मोल का मतलब 4 गुना 44 ग्राम, 5 गुना 18 ग्राम, ठीक है। तो उसी तरह से अपने हिसाब से बनता जाएगा। दोनों जरूरी नहीं है कि इक्वल है। तो मान लो दोनों में से एक जो है, दोनों में से कोई एक 1 ग्राम हो गया, तो जिस समय वो 1 ग्राम हुआ, दूसरा तो अभी 1 से कम ही होगा, क्योंकि हम सबसे पहले देख रहे हैं कि दोनों में से कौन 1 ग्राम हुआ है। तो जैसे ही 1 ग्राम दोनों में से कोई एक होगा और उतने समय में जो C4H10 खत्म हुआ है, क्या वही हमारा आंसर होगा? तो तुम बोलोगे बिल्कुल नहीं, एकदम गलत। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि दोनों का 1 ग्राम कम से कम तो बनना ही चाहिए। दोनों का 1 ग्राम का मतलब यह हुआ कि अगर 1 ग्राम से ज्यादा बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 ग्राम से कम नहीं बनना चाहिए, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि दोनों का 1-1 ग्राम कम से कम। तो अगर ये हो गया CO2 1 ग्राम और ये है 0.8 ग्राम, तो तुम बोलोगे ना, अभी हमारा आंसर नहीं आया है, इसको और बनाओ। तो इसको और बनाएंगे तो ये तो 1 ग्राम से ज्यादा हो जाएगा। तो तुम बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, हमको कम से कम 1 चाहिए, 1 से ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये बढ़ते बढ़ते जैसे 1 होगा हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लास में अगर हम बोले कि कल तुम लोग सबके सब एटलीस्ट 10 रुपया लेकर आना, तो 10 रुपए का मतलब ये हुआ कि कम से कम 10 लेकर आओ। 11 लाए तो भी अच्छा, 12 लाए तो भी अच्छा, है ना। तो लेकिन उसे कम नहीं लाना है। तो अगर हम पूछे कि मिनिमम कितना लेकर आ सकते हो, तो तुम बोलोगे मिनिमम 10 तो लाना ही होगा। तो वही बोल रहा है कि मिनिमम कितना C4H10 ले तो अपना काम हो जाएगा। तो देखो ऐसे सवाल को कैसे करोगे, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट 1 ग्राम, और ये भी एटलीस्ट 1 ग्राम, है ना, 1 ग्राम एटलीस्ट, ये भी बोल रहा है 1 ग्राम एटलीस्ट। तो एक बात बता, 1 ग्राम CO2 यानी कितना मोल? 1/44 मोल होगा। तो 1 ग्राम CO2 बनाने के लिए तुमको C4H10 कितना लेना होगा, पहले ये पता करो, ठीक है। तुम ये पता करो कि इसके 1 ग्राम के लिए कितना लेना होगा और इसके 1 ग्राम के लिए भी कितना लेना होगा, ठीक है। तो इसके 1 ग्राम के लिए कितना लोगे? इसका कोफिशिएंट कितना? 1/4 इंटू कितना है? 1/44, और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/176 मोल। अब एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, अगर हम C4H10 1/176 लेते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड पूरे 1 ग्राम बनेगा, एग्जैक्ट 1 ग्राम बनेगा। अगर इससे ज्यादा हम लेंगे तो 1 ग्राम से ज्यादा बनेगा, अगर इससे कम लेंगे तो 1 ग्राम से कम मिलेगा। तो तुमसे पूछा जाए क्या हम इससे कम ले सकते हैं, तो तुम बोलोगे एकदम नहीं, एकदम सतर्क करोगे, कम तो लेना ही नहीं है, क्योंकि कम लेंगे तो 1 ग्राम से कम हो जाएगा। तो हमारा आंसर सेट जो है, हमारा C4H10 का जो मात्रा है, वो या तो तुम इतना लोगे, चाहे इससे ज्यादा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक आ गया समझ में? अब सेम काम तुम H2O में रिपीट करो। तो पहले H2O का मोल निकाल लो, तो 1/18 मोल होगा। H2O का मोलर मास 18 होता है, 5 से कोई मतलब नहीं है फिलहाल। कोफिशिएंट मोलर मास में नहीं आता है, मोल निकालने में कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं है, बार बार बोल रहा है। 1/18 मोल, और इससे भी C4H10 को निकाल लो, तो इसका कोफिशिएंट 1 डिवाइडेड बाई H2O का कोफिशिएंट 5 इंटू क्या 1/18, तो ये हो गया 1/90 मोल। अब देखो बच्चों, सेम लॉजिक, अगर पूरे 1/90 लोगे तो H2O आएगा 1 ग्राम, अगर इससे ज्यादा लोगे तो 1 ग्राम से ज्यादा आएगा, अगर इससे कम लोगे तो 1 ग्राम से कम आएगा। तो इससे कम तो हम ले ही नहीं सकते हैं। अब बताओ दोनों में से आंसर कौन सा होगा, ठीक है। अब देखो दोनों में से आंसर कौन सा होगा। एक बच्चा बोला कि ये वाला सर आंसर होगा 1/176, ठीक है। हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, 1/176 आंसर कर लो। जैसे 1/176 से करोगे CO2 तो 1 ग्राम बन जाएगा, H2O गुस्सा आ जाएगा तुम्हारा। क्यों? क्योंकि H2O बोल रहा है कि कम से कम तुमको 1/90 तो लेना ही लेना है, 1/90, और 1/176 1/90 से कम है। डिनोमिनेटर ज्यादा है तो पूरा वैल्यू कम होगा। तो H2O कह रहा है कि तुम इतना तो लो ही, इससे ज्यादा लो कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं ले सकते हो।
यानी कि 1/176 कभी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तुम ये लोगे तो CO2 तो 1 ग्राम बन जाएगा, लेकिन पानी 1 ग्राम से कम बनेगा और एटलीस्ट 1 ग्राम चाहिए। तो फिर कौन आंसर होगा? ये बड़ा वाला हमारा आंसर हो जाएगा। C4H10 का मिनिमम मात्रा चाहिए। मिनिमम निकालने के लिए हम इन दोनों में से बड़े वाले को आंसर कर रहे हैं, है ना। मतलब थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा है ना, कि सर मिनिमम पूछा था तो ये ना होगा, तो ये नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें तो हमारा 1 ग्राम बन ही नहीं रहा है। तो तुम बोलोगे फिर मिनिमम में ये कैसे हो गया? वो इसलिए हुआ कि तुम 1/90 से लेकर इन्फिनिटी तक कितना भी मोल ले लो, तुम 1/90 चाहे 1/90 अगर लोगे, ध्यान से सुनना, 1/90 अगर लोगे तो पानी हमारा 1 ग्राम बनेगा, और CO2 1/176 में 1 ग्राम बन जाता है, तो 1/90 में तो और ज्यादा बनेगा। अगर हम 1/90 ले लें तो पानी 1 ग्राम, पूरे 1 ग्राम, 1 ग्राम से कम नहीं, एग्जैक्ट 1 ग्राम, और CO2 हमारा 1 ग्राम से ज्यादा, ठीक है, 1/90 में। तो इससे अगर हम बड़ा लेंगे तो ये और ज्यादा, और पानी भी 1 ग्राम से ज्यादा। इससे और ज्यादा लेंगे तो H2O और ज्यादा, CO2 भी और ज्यादा, एटलीस्ट 1 ग्राम हमको चाहिए। तो एटलीस्ट 1 ग्राम के लिए CO2 और H2O का अगर तुमको एटलीस्ट 1 ग्राम चाहिए तो तुम C4H10 ले सकते हो 1/90 से लेके इन्फिनिटी तक, है ना, कोई भी मोल ले सकते हो, ठीक है। 1/90 से लेके इन्फिनिटी तक तुम कोई भी मोल ले लो, तुम्हारा CO2 और H2O 1 ग्राम तो कम से कम आएगा ही आएगा, है ना। तो तुम बोलोगे क्या ये पूरा का पूरा आंसर होगा? तो हम बोलेंगे पूरा आंसर हो जाता अगर यहाँ पे मिनिमम नहीं लगाता। तो अगर सिंपली बोलता कि मास बताओ C4H10 का, तो तुम सीधे बोल दो 1 लाख मोल ले लेंगे। 1 लाख मोल ले लोगे तो आराम से 1-1 ग्राम तो कम से कम बन ही जाएगा ना। तो फिर इस चीज से बचने के लिए तुमको यहाँ पे मिनिमम लिख दिया है कि तुम ऐसी तुक्का मार को 1 लाख 1 करोड़ मोल ऐसी नहीं बोल दो, ठीक है। तो देखो एक और एग्जाम्पल बताते हैं। मान लो कि तुम जंगल में गए, ठीक है, और लकड़ी काटना है तुमको। लकड़ी काटोगे तो तुमको लकड़ी भी मिलेगा और पेड़ का पत्ता भी मिलेगा। तुमको बोला गया कि पेड़ का जो पत्ता है उससे तुमको प्लेट बनाना है, जो पत्तल मिलता है गाँव में, ठीक है। तो एक पेड़ काटते हो तो तुमको 500 पत्तल मिलता है ना। और साथ में तुमको ये टेबल भी बनाना है लोगों को खिलाने के लिए। तो तुम्हारा जो बॉस है वो बोला कि जंगल जाओ, लकड़ी काट कर लाओ, 500 आदमी का खाना तैयार करना है। तो तुम दिमाग लगाए कि 500 आदमी के लिए हमको 500 पत्तल चाहिए और चेयर भी हमको 500 चाहिए, ठीक है। तो तुम बोले कि एक काम करते हैं, बॉस तुमको डांटा है अच्छे से, वो बोला है कि इतना पेड़, इतना काट के लाना पेड़ जिससे बेइज्जती ना हो, सबको बैठने का जगह मिल जाए, सबको पत्तल भी मिल जाए, प्लेट भी मिल जाए। तो तुम दिमाग लगाए कि बॉस कोई दिक्कत नहीं है, जा रहे हैं 1 करोड़ पेड़ काट देंगे। तो बॉस तुमको डांटेगा, बोलेगा पूरा जंगल ही साफ कर दोगे क्या? पेड़ उतना ही काटो जितने का जरूरत है, यानी कम से कम मात्रा में पेड़ काटना है ना। और इतना भी कम नहीं काटना है कि हमारा नीड पूरा ना हो, है ना। चेयर भी काम भर आ जाए, टेबल भी काम भर आ जाए और प्लेट भी हमारे काम भर आ जाए। तो एक तरह से ये बैलेंस्ड हो गया। तुम बहुत कम भी नहीं कर सकते हो, और जैसे ही तुम्हारा नीड पूरा हुआ तीनों का, टेबल का, चेयर का, पत्तल का, वैसे ही तुम पेड़ काटना बंद कर दोगे। वही ये सवाल है बच्चे। C4H10 अगर एटलीस्ट नहीं बोलता कि अगर 1 ग्राम लेना है, मिनिमम नहीं बोलता, तो तुम बोलते कि हम 1 करोड़ मोल ले लेंगे तो 1 ग्राम तो बन ही जाएगा। तो हम तुमको वार्न किए कि ना 1 करोड़ नहीं लेना है, ये कम से कम लेना है। कम से कम हम कितना लें कि ये इतना बन जाए? तो कम से कम के लिए जैसे ही 1 ग्राम बनेगा, ठीक है, एक हमारा 1 ग्राम से ज्यादा और दूसरा कम वाला, जैसे ही 1 ग्राम बनेगा वैसे ही हम रिएक्शन को रोक देंगे। और वो कब हो रहा है? 1/90 पे हो रहा है। 1/176 पे CO2 का तो 1 ग्राम बना, लेकिन H2O 1 ग्राम से कम बना था। तो हम यहाँ पे रिएक्शन को नहीं रोके, और रिएक्शन कराओ और कराओ और कराओगे तो CO2 1 ग्राम से बढ़ता गया और H2O थोड़ा सा बढ़ा बढ़ा बढ़ा, जैसे ही 1 ग्राम हुआ, किस पे हुआ? 1/90 पे हुआ। तो हम रिएक्शन को रोक देंगे। क्यों रोक देंगे? क्योंकि और अगर कराओगे तो फिर वो मिनिमम नहीं रहेगा। 1 ग्राम से ज्यादा तो होगा लेकिन वो मिनिमम नहीं रहेगा। तो तुम्हारा आंसर क्या? देखो इतना हम समझा दिए, इतना समझाना इनफ है, ठीक है। बार बार इसी को देखना, है ना। और जितनी काम की बातें हैं सारा कुछ हम बता चुके हैं। तो बार बार देखोगे, बार बार करोगे तो अपने आप तुमको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमारा सवाल क्या था कि ये दोनों कम से कम 1 ग्राम बन जाए, उसके लिए C4H10 हमको मिनिमम कितना लेना पड़े, ठीक है। तो तरीका क्या सीखा है? दोनों के सहारे रिएक्टेंट को निकाल लो और उन दोनों में जो बड़ा होगा, मान लो कि 2 प्रोडक्ट नहीं होता, 4-5 प्रोडक्ट होता है, 4-5 प्रोडक्ट होता है और सबका बोलता है 1 ग्राम मिनिमम बनना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, दोनों के करेस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट को निकाल लो और जो रिएक्टेंट आया उसमें छोटा वाला नहीं, क्योंकि छोटा वाला लोगे तो सबका 1 ग्राम नहीं बन पाएगा, किसी का 1 ग्राम से कम बनेगा। तो छोटा वाला नहीं बल्कि बड़ा वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 1/90 मोल, ठीक है। मास पूछेगा तो हम इससे मास भी निकाल लेंगे। तो इसको तुम लोग नोट कर लो। एक और सवाल हम ऐसा ही देते हैं,
उसको तुम लोग खुद से करोगे और आंसर मैच कराओगे। ठीक है, नोट कर लो। देखो बच्चों ये सवाल, इसको करो तो रिएक्शन बैलेंस करके दिया हुआ है। बोला है कि मिनिमम मास P4H3 का कितना लेंगे कि एटलीस्ट 1 ग्राम इन दोनों का आ जाए। ठीक है, तो एक बार खुद से सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद लास्ट में एक्सप्रेशन लिखना, आंसर लाना कोई जरूरी नहीं है, फिर एक्सप्रेशन मेरे वाले से मैच कराना। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं, तुम लोग पॉज करके सॉल्व करो। देखो तो ये बोल रहा है 1 ग्राम एटलीस्ट 1 ग्राम, तो मोल फिर से निकाल लो। तो 1/31 × 4 124 और 160, ये हो जाएगा 284, है ना, 284 मोल आ गया। ये कितना आएगा, ये भी बोल रहा है 1 ग्राम एटलीस्ट, तो मोल अगर निकालोगे तो 1/64 आ जाएगा। SO2 का मोलर मास 64। अब इससे बताओ P4H3 कितना, तो 1/1 × 1/284, ये तो आ जाएगा 1/284 मोल ही। उसी प्रकार से इससे ही बताओ कितना आएगा, तो 1/3 × 1/64। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 2, 1/192 मोल। अब बताएं आंसर कौन होगा, तो इसमें ये है छोटा, तो ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इससे 1 ग्राम तो बन जाएगा, लेकिन SO2 नहीं बनेगा 1 ग्राम। क्यों, क्योंकि SO2 के 1 ग्राम के लिए 1/192 चाहिए, और इससे छोटा अगर लोगे तो उसका 1 ग्राम बनने वाला नहीं है। ठीक है, बस इतना ही बोलना था हमको, इतने में तुम्हारा क्लियर हो जाता। उतना एक्सप्लेन कर दिए, है ना, वो ज्यादा समझाने के लिए और क्या। ठीक है, तो ये हमारा, ये तो आंसर हो नहीं सकता है। ये आंसर क्यों होगा, क्योंकि अगर ये लेते हो तो हमारा SO2 तो एग्जैक्ट 1 ग्राम होगा, और P4O10 1 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि ये इतना ही पे 1 ग्राम बन गया। तो इससे ज्यादा अगर लेंगे तो 1 ग्राम से ज्यादा बनेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, रिक्वायर्ड मास ऑफ P4H3 बराबर, तो मोल कितना आया 1/192, 1/192 को मल्टीप्लाई कर देंगे P4H3 के मोलर मास से, तो 31 × 4 आ जाएगा 124, और 32 × 3 तो ये हो गया 96। ठीक है, तो ये हो गया 220, मल्टीप्लाई कर दो 220 से, आपका ग्राम में आंसर आ जाएगा। ठीक है, खत्म हो गया बच्चों। तो इसी के साथ आज की क्लास पूरी तरह से खत्म होती है ना। सीक्वेंशियल रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, और आज हम 3 सवाल देखें बढ़िया बढ़िया। एक तो सीक्वेंशियल का, एक एटलीस्ट वाला सवाल देखें, और एक सवाल देखे थे जो कितना % एक्सेस का बच जाता है, जिंक और आयोडीन वाला। तो तीनों का तीनों खतरनाक सवाल है, बहुत सारा बच्चा इनमें फंसता है। बढ़िया से करना, टाइम देके करना, और इन 3 सवाल को रोज रिवाइज करना, तब तक जब तक कि अच्छे से तुमको रटाना जाए। और ऐसा सवाल कभी भी आए एग्जाम में, कभी भी आए तो तुमसे बन तो जाए ही। ठीक है, समझ तो गए ही हो, नहीं भी समझ गए, नहीं भी समझे हो, तो तुमसे बन तो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि प्रोसेस तुम्हारा क्लियर हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले क्लास में।